डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EFM। बच्चों, हम आर्थिक पर्यावरण की अर्थ एवं विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने आर्थिक पर्यावरण है वो निरंतर परिवर्तित होने वाला है, ये स्थिर नहीं रहता। जैसे भी परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होता जाता है। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं तो ये भी अनुकूल रहता है, और अगर परिस्थितियाँ पर्यावरण के प्रतिकूल होती हैं तो हमारा आर्थिक पर्यावरण भी प्रतिकूल हो जाता है। आज हम आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे भूमि है, मिट्टी है, खनिज है, जल संपदा है, जमीन की बनावट है, समुद्री तट है, जलवायु है। ये सब आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगर प्राकृतिक साधनों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं, उनका पूर्ण विनियोजन करते हैं, यानी कि उनका पूर्ण उपयोग करते हैं जितनी कैपेसिटी है, तो उससे आर्थिक वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। अगर प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं तो उनका उचित उपयोग न होने के कारण बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार व देश पिछड़ी देशों की स्थिति में आने लगता है। अतः प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग से ही देश की उन्नति संभव है। आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह इतना निकलता है कि वे उसी के ही दम पर पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरे जो भी प्राकृतिक साधन है उनका उपयोग अच्छे तरीके से और समुचित तरीके से किया जाता है, जिससे वे विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। अतः प्राकृतिक साधन जो प्रकृति से हमें मुफ्त में मिले हुए हैं उनका हम उपयोग कर कर अपने देश का विकास कर सकते हैं। अच्छी तरह उपयोग करेंगे तो देश तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन। मानव उत्पादन की एक विशेष कड़ी है। वह उत्पादन का साधन भी है, वह उत्पादक का उपभोक्ता भी है, क्योंकि मानव संसाधन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मानव शक्ति का सदुपयोग सही तरीके से होगा, वह मानव बुद्धिशील है, प्रशिक्षित है, यानी कि उसने ट्रेनिंग ली हुई है, उसके अंदर नए नए इनोवेशन करने की क्षमता है, तो देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा। अगर उनमें IQ की कमी है, या इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, या उन्हें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, या फिर अस्वस्थ रहते हैं, वो उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो भी वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं जो उनकी कैपेसिटी होती है। देश में तकनीकी विकास, उत्पादन, मानव की शक्ति सभी मानव के द्वारा उपयोग पर निर्भर करते हैं। अगर मानव इनका कुशलतापूर्वक उपयोग करेगा, अपनी बुद्धि चातुर्य का यूज़ करेगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी, क्योंकि व्यक्ति ही उपभोक्ता है और उत्पादन करता है। अगर यही नए नए इनोवेशन और रिसर्च करके सारे कार्य करेगा तो देश तरक्की करेगा, और जनशक्ति उचित मात्रा में होनी चाहिए। जनसंख्या आधिक्य होने पर भी साधनों का पूर्ण या ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, या साधन कम पड़ जाते हैं पब्लिक के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। मानव सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही क्रिया करता है, और वह सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों ही वातावरण से प्रभावित होता है। उन्नत एवं प्रगतिशील सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में सहयोग करती है।
परंपरा जैसे रीति रिवाज है, सामाजिक व्यवस्था है, हमारे धार्मिक अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इनमें लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं तो ये आर्थिक विकास में बाधक साबित नहीं होती और देश तरक्की करने लगता है। लेकिन व्यक्ति आलस्य में भरे रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अंधविश्वासी है, काम को करना नहीं चाहते या काम टालने की प्रवृत्ति है, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो इससे देश का आर्थिक विकास में बाधा आती है। अतः व्यक्तियों का रूढ़िवादी और ये सब देश के लिए घातक साबित हो जाता है और वो देश के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। जिन देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया गया है, नए नए आविष्कार किए गए हैं, नई नई तकनीकी का यूज़ किया गया है, वहाँ कृषि में, उद्योग में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नए नए उत्पादन हो रहे हैं, नई नई विधियों से उत्पादन हो रहे हैं, जिससे उत्पादन में तो वृद्धि हो ही रही है, साथ में लागत में कमी आने से प्रॉफिट अधिक हो रहा है। जो कच्चे माल है उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, जिससे नया बाजार मिल रहा है, क्योंकि नई चीज़ आती है वो कस्टमर को बहुत जल्दी अट्रैक्टिव करती है, पुरानी चीज़ इतनी जल्दी अट्रैक्टिव नहीं करती। तो नई नई तकनीकी विधियाँ इनका प्रयोग करने से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास बढ़ता है, देश का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा होता है। अगर वैज्ञानिक और नई नई तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इकोनॉमिक पर्यावरण को बहुत प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक प्रणाली का स्वरूप। आर्थिक प्रणाली आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, क्योंकि आर्थिक प्रणाली कई प्रकार की होती हैं, जैसे पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। जैसे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, इसमें सब कुछ निजी हाथों में ही होता है। वह निजी हाथों में होने के कारण वे स्वयं के निजी लाभों के लिए काम करते हैं, स्वतः ही प्रेरित होते हैं, निर्णय भी शीघ्र ले लेते हैं और उनका प्रबंध भी कुशल रहता है, जिसके कारण तेजी से विकास होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आर्थिक शोषण होने लगता है, सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक नियोजन का सामाजिक स्वास्थ्य कुशल प्रबंधकों के पास होता है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए काम किया जाता है, जिससे इस व्यवस्था में अकुशलता, भ्रष्टाचार, कुप्रबंध आदि प्रवृत्तियों को जन्म मिल जाता है। क्योंकि अधिकतम सामाजिक कल्याण में नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया जाता है। जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम होता है तो फिर वो इतना प्रॉफिट ना होने के कारण हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतना स्वस्थ नहीं हो पाता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में निजी और प्राइवेट लोग दोनों मिलकर काम करते हैं और नियंत्रण होता है वह केंद्रीय सरकार के पास होता है, तो वो सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास को उचित दिशा दी जा सकती है और इस प्रणाली को अपनाने से देश का तीव्र गति से विकास होता है। शासन प्रणाली। आर्थिक पर्यावरण में शासन प्रणाली की भी मेन भूमिका होती है। शासन प्रणाली जितने जितनी स्थिरता होगी उतना ही देश तरक्की करेगा और अस्थिरता होगी तो देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि बाधाएं बार बार आती रहेंगी। राजनीतिक अस्थिरता का हमारे देश पे के विकास पे
गलत असर पड़ता है। हमारा शेयर मार्केट्स, हमारे रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है, विदेशी लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं या हमें नई नई टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है। इसलिए राजनीतिक स्थिरता रहना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो साम्यवादी देश हैं वहाँ शासन पूरा गवर्नमेंट होता है, लेकिन नियोजन केंद्रीकरण सब वही करती है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी स्वतंत्रता होती है उसका हनन होता है और वह पूर्ण रूप से ढंग से अपनी बातें भी नहीं रख पाते। लेकिन हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोग बागों की सुनी जाती है और वह अपना मत भी रख पाते हैं। बाजार की स्थितियाँ बाजार की स्थितियाँ आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। आपने पढ़ा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि बाजार की कई स्थितियाँ होती हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार प्रतियोगिता है। ये सब बाजार आर्थिक पर्यावरण के विकास पर प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा पूर्ण प्रतियोगिता में अति उत्पादन, कम लागत, प्रतिस्पर्धा और सामान्य लाभ की स्थिति होती है और साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। व्यापारी दीर्घकाल में नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही काम करता है। अल्पकाल में तीनों कंडीशंस हो जाती हैं कि उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, लेकिन इसमें साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो जाता है और व्यक्ति कहीं से भी कोई भी सामान खरीदता है उसकी रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एकाधिकारी बाजार में कम उत्पादन, ऊंची कीमतें रखकर एकाधिकारी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, जिससे क्या होता है उपभोक्ताओं का शोषण होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होने के कारण वह वस्तु कहीं और उपलब्ध नहीं होने के कारण उपभोक्ता को मजबूरी में वो महंगी लेनी पड़ती है, जिसके कारण ऊंची कीमतों लेने के कारण उपभोक्ता का शोषण होता है, क्योंकि उसे और ऑप्शन है नहीं उसके पास। तो इससे एकाधिकारी तो अपना लाभ कमा लेता है, लेकिन उपभोक्ता का उसमें शोषण होता है और उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं हो पाता है। अपूर्ण उपयोगिता में विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के साथ अधिक लाभ, कम उत्पादन की स्थिति रहती है, लेकिन जो भी बिजनेसमैन है वह एडवर्टाइज द्वारा कमाने की सोचते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु के कई उत्पादक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा साबुन है, तेल है, इस तरीके के बिस्किट्स वगैरह है, ये अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग नाम से बनाई जाती है और हर कोई कंपनी अपनी चीज़ के लिए दावा करती है कि मेरी बेस्ट है। तो आपने टीवी वगैरह में, रेडियो में देखा होगा कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज के द्वारा बेस्ट से बेस्ट साबित करने के लिए एडवर्टाइज पे खर्चा करती है। और जो एडवर्टाइज की पे जो खर्चा करती है ना कंपनी, अपनी तरफ से नहीं करती है, उसे कॉस्ट में जोड़ देती है और इस तरीके से वह अपनी जो सेल है उसको बढ़ाती है। तो कभी कभी सरकार को भी इस पर नियंत्रण करना पड़ता है, जिससे कि समाज का उपभोक्ता का शोषण ना हो। नेक्स्ट है पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार। किसी भी देश के समुचित और सुव्यवस्थित ढंग से विकास के लिए पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार की अहम भूमिका होती है। अगर पूंजी का अभाव है तो हमारे पास जो भी प्राकृतिक, मानवीय जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जो प्रकृति से मुफ्त में मिले हैं या कृत्रिम साधन है हमारे पास, हम उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, जिससे देश का आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। जब हमारे पास पूंजी का ही अभाव है तो हम नई नई योजना भले ही बना भी ले, लेकिन उन्हें हम लागू नहीं कर सकते हैं। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार सुदृढ़ होगा तो कृषि, उद्योग, व्यापार सभी में वृद्धि होगी। अगर ये सुदृढ़ नहीं होगा
तो सारे क्षेत्र में वृद्धि ना होने के कारण, संतुलित विकास ना होने के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार मजबूत नहीं होगा तो हमें विदेशों से भी कोई सहायता मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वो भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए पूंजी बाजार सुदृढ़ होगा तो हमें उन पर निर्भरता कम होगी और हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता कम पड़ेगी। बैंकिंग, बीमा कंपनियां हैं जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो सरकार की मदद करती हैं, आर्थिक विकास में सहयोग करती हैं, जिससे कि देश का आर्थिक विकास ढंग से सुव्यवस्थित और निरंतर होता रहे, और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी बन सके, हम आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कि आजकल नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो हमारे पास सारे साधन अवेलेबल होंगे तो हम हर चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे और विदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सरकार की आर्थिक नीतियाँ, सरकार की आर्थिक नीतियाँ जैसे औद्योगिक नीति है, लाइसेंस नीति है, कृषि नीति है, मौद्रिक राजकोषीय नीति है, मूल्य नीति है, जैसे रोजगार नीति है, ये सब हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। अगर सरकार की उपयुक्त नीतियाँ हैं, प्रगतिशील आर्थिक नीतियाँ हैं, तो कृषि, उद्योग, व्यापार सभी में वे सहयोग करेंगी, जिससे विकास होगा, उत्पादन, आय, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण बढ़ेगा और देश का तीव्र गति से विकास होगा।